और 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक जुर्माना है। FIR रजिस्टर्ड किया और उसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने जॉइंट अकाउंट खोले हुए थे। तो ये कनाल रोड इलेक्ट्रिसिटी हाउस ये कोई है जो कंप्लेनेंट है। तीनों का सेम निकलता तो सेम पनिशमेंट होगी। ये पैसा कहाँ से आया? जो है इस पे 3 तरह के एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। सेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि आप किसी भी शख्स से करेंसी जो है ना वो नहीं रख सकते, ना उसका लेन देन कर सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सेक्शन है इनकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा है। इनकी 1 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। हमजा अली अब्बासी जो पाकिस्तान के एक नामवर एक्टर हैं, उनकी बहन के ऊपर जिनका नाम है फजीला अब्बासी, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। नाज़रीन, इल्ज़ाम बहुत बड़े हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास तकरीबन 25 अरब रुपए मौजूद हैं और उनके अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा थे जो उन्होंने कुछ वाइट मनी को ब्लैक में या ब्लैक मनी को वाइट में तब्दील किया। आखिर ये केस क्या है, इसके क्या मामलात हैं, आगे जाके कितनी सज़ाएँ होंगी, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि ये केस है क्या? जी ज़ुहा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये केस जो रजिस्टर्ड हुआ है ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2010 का है उसके तहत और प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट, ये 3 तरह के चार्जेस हैं। इसमें 3 लोग अभी तक अक्यूज पर्सन जो है सामने आई। एक तो ये डॉक्टर फजीला हैं, उनकी मदर है नसीम जो कि एक्स MNA भी रही हैं, और उनके भाई हमजा अब्बासी जो कि एक्टर हैं। ये 3 लोग इसमें सामने आए। एलिगेशन इनके ऊपर ये है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क से करेंसी का लेन देन किया, उस आउट ऑफ कंट्री मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ एजेंट से, थ्रू डिफरेंट कंपनीज। 22 अकाउंट्स इनके सामने अभी तक आए हैं उनके फजीला के, और इसके अलावा नंबर ऑफ कंपनीज जिनकी अभी डिटेल उन्होंने पूरी तरह नहीं दी। मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए से वो पैसा सर्कुलेट होते हुए गैर कानूनी तौर पर वो बैरून मुल्क मुख्तलिफ एजेंट के ज़रिए से, हवाला हुंडी के ज़रिए से वो ट्रांसफ़र हुआ, और उस पर उन्होंने फिर ये तकरीबन $13 लाख से ज़्यादा की ये रकम है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में मोर दैन 35 करोड़ रुपीज़ ये बनते हैं। 35 करोड़ रुपए के करीब ये रकम बनती है। जबकि उन्होंने जब इसको लिंक किया, इनकी FBR जो हम अपने टैक्स रिटर्न या इनकम आमदन से रिलेट किया, जो इनकी इनकम है वो बहुत कम शो की गई है। इनकम जो है वो 4 लाख से 60 लाख के दरमियान शो की गई है। और जो इतनी इनकम है इनकी पाकिस्तान जी, और जो आउट ऑफ कंट्री ट्रांसफ़र या उनके पास जो एविडेंस सामने आए हैं वो उस पर जो है वो 35 करोड़ तक के हैं। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस जो है, इस पर फिर उन्होंने FBR का रिकॉर्ड भी इनका निकलवाया, और जिन जिन अकाउंट से मुख्तलिफ एजेंट्स के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से, कंपनीज़ के ज़रिए से जैसे भी वो पैसा आउट ऑफ कंट्री ट्रांसफ़र हुआ उसकी उन्होंने सारी डिटेल ली। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये FIR रजिस्टर्ड किया और उसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने जॉइंट अकाउंट खोले हुए थे अपनी मदर के साथ और अपने भाई के साथ। अच्छा, मतलब इसमें हमजा अली अब्बासी भी शामिल हैं? उनको उन्होंने 109 में रखा हुआ है। वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर जाकर उनका रोल डिफाइन होगा, लेकिन अभी उन्होंने जॉइंट अकाउंट के तौर पर उनको रखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी मालूम था कि उनकी बहन क्या कर रही है। डेफिनेटली जब जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये तो पता ही होगा ना। अच्छा सर, ये जो आपने 22 कंपनीज बताई कि वो रजिस्टर्ड हैं, तो वो इन फजीला के नाम पे रजिस्टर्ड हैं कि किसी कोई और लोग भी हैं? उसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने अभी तक जो हिसाब दिया है, जो रसीदें दी है ना, वो ड्यूरिंग इंक्वायरी 2 करोड़ रुपए तक की दी हैं, और वो जो रसीदें हैं वो भी मुख्तलिफ दोस्तों के नाम है, मुलाजमों के नाम है। वो इस तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकी। तो हिसाब 35 करोड़ रुपए का है और दिया जो है वो 2 करोड़ रुपए का। तो ये मतलब जो नौकर वगैरह दोस्त सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? असल में होता यह है कि जब हम बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसमें यही होता है, बेनामी में कह रहा हूँ, हवाला हुंडी, उसमें ये तरीकाकार होता है कि पैसे निकलवा के किसी एजेंट को दे दिए जाते हैं। आमतौर पर उन एजेंट्स का बैरून मुल्क किसी दूसरे एजेंट से रब्ता होता है, तो उनके ज़रिए से ब्लैक मनी जो है वो आउट ऑफ कंट्री भेजी जाती है विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट बैंक। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर करने वाली कि बैरून मुल्क लॉ ये कहता है कि आप बैरून मुल्क पैसों का लेन देन फॉरेन करेंसी में नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट बैंक।
आपने अक्सर देखा होगा कि मनी एक्सचेंजर बने होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है स्टेट बैंक की तरफ से। अगर आपने कोई बैरून मुल्क पैसा आया है, आपने उसको निकलवाना है या भेजना है, तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है, जैसे वेस्टर्न यूनियन है या और मेथड है, तो वो आपने अडॉप्ट करना होता है। अगर आप उसके बगैर कोई और सोर्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से वो आपका रिकॉर्ड पर चीज़ें नहीं आती, तो दैट इज़ हवाला ओनली, दैट इज़ इलीगल ट्रांसफ़र, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिस्ट्रिक्शन में आता है। और उस पर फिर आपके ऊपर सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, सेक्शन 3 और 4। और आगे जाके मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इनकी सज़ाएं कितनी हैं। सर मुझे यहाँ पर पहले ये बताइएगा कि अगर एक बंदे की मंथली इनकम 4 से 5 या 6 लाख है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं? फिर तो वो जाहिर है ब्लैक मनी है। देखिए, इन सारी चीज़ों का अभी तो एलिगेशन उन्होंने लगाया है। लेकिन आपको क्या लगता है, एलिगेशन लगाया है लेकिन अभी तक फजीला अब्बासी इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकती? देखिए, FIA का जो तरीकाकार है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे पंजाब पुलिस है ना, वो पहले FIR रजिस्टर्ड करती है, बाद में इन्वेस्टिगेट करती है। FIA पहले चीज़ों की इंक्वायरी करती है, पहले चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है कि पूरी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद में FIR रजिस्टर करती है। इसलिए जो FIR रजिस्टर करती है, उसकी कैंसलेशन के या उसके डिस्चार्ज होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें इकट्ठी करके टेक्निकल रिपोर्ट वगैरह लेके सारी चीज़ों के हवाले से फिर वो प्रोसीड करते हैं। अगर उन्होंने इतना क्लियरली ये एलिगेशन लगाया तो डेफिनेटली उनके पास ये प्रूफ होंगे सारे। और सर मैं देख रही हूँ कि FIR काफ़ी लंबी है। हाँ जी, उसमें सारी एक एक चीज़ की उन्होंने डिटेल दी है ना। ये FIR अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो ये तो कोई 4-5 पैराग्राफ के ऊपर है, और इसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि जनाब 13 लाख से ज़्यादा जो डॉलर हैं, ये आप यहाँ पे सेकंड लाइन पढ़े ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अ डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ PKR, USD एंड AED अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द अक्यूज एंड हर जॉइंट अकाउंट्स होल्डर वर कंडक्टेड। द एनालिसिस रिवील्ड मैसिव अनएक्सप्लेन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है जी। और उसके बाद स्ट्रक्चर डिपॉजिट और आउटवर्ड रेमिटेंस, ये सारी मतलब उसमें बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है। FBR के रिकॉर्ड में बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, आपके दीगर रिकॉर्ड में बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। उन सारी चीज़ों को इनको सेटिस्फाई करना होगा कि ये पैसा कहाँ से आया और इस पैसे के साथ इनका क्या ताल्लुक था, जिन लोगों को भेजा किस मकसद के लिए भेजा गया और किस जस्टिफिकेशन के तहत इन्होंने भेजा। जबकि लॉ तो ये कहता है कि विदाउट दी परमिशन और विदाउट एनी लाइसेंस आप पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का अभी तक इल्जाम आता है, इसके सजाएं क्या क्या हो सकती हैं और किस हद तक इसके आगे जो है वो रुजू किया जा सकता है? जो है, इस पे 3 तरह के एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। इसमें जो सेक्शन है 4, 5 और 23 लगा है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का। 4 ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि आप किसी भी शख्स से करेंसी जो है ना वो नहीं रख सकते, ना उसका लेन देन कर सकते हैं। और 23 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है, 2 साल इसकी सज़ा है और साथ में इसका जुर्माना है। लेकिन जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सेक्शन है, इनकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा है। इनकी 1 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा है, और वो नेचर ऑफ देखते हैं कि उसमें कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसी तरह से सज़ा बढ़ती जाती है। और 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक जुर्माना है। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन लगे हैं 3 और 4, तो 3 में बताया गया कि व्हाट इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, और 4 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो हवाला उनकी क्या है, क्या आप गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजते हैं या बाहर से लेते हैं, तो 4 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है कि 1 साल से लेकर 10 साल तक उसकी सज़ा है। ये इसके ऊपर ऑफेंस है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट है, उसके भी सेक्शन लगे हुए हैं 5-247। वो ये होता है कि अगर कोई शख्स अपने ओहदे का इस्तेमाल करके किसी से रिश्वत लेता है, अब इनके पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था, तो वो डेफिनेटली इनकी मदर MNA रही हैं, तो उनके हवाले से उन्होंने ये सेक्शन ऐड किया है। तो क्योंकि उनके पास एक पब्लिक ऑफिस था, तो उन्होंने क्योंकि जॉइंट अकाउंट थे उनके साथ, इसलिए उन्होंने मे बी ये सेक्शन एंटी करप्शन का एक्ट ऐड किया। उसकी भी 7 ईयर तक पनिशमेंट है और साथ में जुर्माना है। तो अब इसके अलावा 109 है, वो हमजा अब्बासी की हद तक है या दोस्तों की हद तक है, जो लोग जो एजेंट की हद तक है, जो इस सारे मामले इनको फैसिलिटेट करते रहे हैं, जिनके नाम पे वो कंपनियां रजिस्टर्ड थी, वो सारी अब चीज़ें सामने आएंगी ना। ये थोड़ा मैक्सिमम 10 साल तक सजा हो सकती है, मैक्सिमम 10 ईयर तक सजा हो सकती है और 10 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। जी जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग इसमें साथ मुलव्विस थे उनको कितनी सजा हो सकती है? मतलब जैसे आपने बताया उन पे एक एक्ट लगा हुआ है 109 का, लेकिन सजा कितनी है उसमें? 109 यही कहता है कि अबैटर की भी वही पनिशमेंट है। 109 इज एक्चुअली अबैटमेंट। अबैटमेंट ये होता है कि किसी काम में, किसी लीगल काम में किसी को एड
प्रोवाइड करना। बेटरमेंट 3-4 तरह से होती है, किसी को एड प्रोवाइड करके, कंसील करके, उसको मदद फराम करके, ठीक है, उसको इंसाइट करके। जैसा कि आप देखें कि एक शख्स चोरी करके आ रहा है और मैंने उसे देखा, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, तो पुलिस ने मुझसे पूछा कि चोर किस तरफ गया है। अगर वो राइट साइड पे गया तो मैंने कहा जी लेफ्ट साइड पे गया। इट मीन्स कि मैंने एक फैक्ट कंसील करके उनको अबेट किया है, उसको बचाया है। और एक तरीकाकार ये होता है कि मदद फराम करना, कोई हेल्प प्रोवाइड करना। तो इसमें जो एजेंट वगैरह हैं या हमजा अब्बासी का आप रोल कह लें, अगर उनका जॉइंट अकाउंट है तो 109 अगर लगी है तो कानून यही कहता है कि उसकी भी वही सज़ा होगी जो मेन ऑफेंस की है। अच्छा, मतलब इस हद तक सजा उसको मिल सकती है। इसमें प्रिंसिपल है वाइकेरियस लायबिलिटी। बंदा जो है वो दूसरे का, उसमें यही है कि एक बंदा दूसरे के एक्ट का भी उसी तरह से लायबल होगा जैसे उसने खुद वो एक्ट किया है। अब ऐसे नहीं कि आप कोई मर्डर कर दें और कहें जनाब मैं तो मर्डर की प्लानिंग में शामिल था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, नहीं, और ऊपर जाके दूसरे ने फायर मारा है। इट मीन्स आप प्लान में थे, आपका ऑब्जेक्ट एक था, ठीक है, आपकी इंटेंशन सेम थी, आपकी ऑब्जेक्ट एक था। दो चीजें इसमें देखी जाती हैं। अगर जॉइंट अकाउंट खुला है तो उसकी क्या इंटेंशन थी, अगर पूरी फैमिली को पता है, माँ को पता है, भाई को पता होगा क्या होगा। इसमें उन्होंने दो चीज देखनी है, व्हाट इज इंटेंशन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इन जॉइंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है। अगर वो तीनों का सेम निकलता है तो सेम पनिशमेंट होगी। अच्छा सर, लास्ट सवाल मुझे ये बताइएगा कि ये केस एक बहुत हाईलाइट हो रहा है, हाइप पकड़ है, लेकिन क्या ये सेलिब्रिटीज हैं, एमएनए हैं और बड़े जाने माने लोग हैं, तो क्या ये केस कहीं दब तो नहीं जाएगा या पैसे लेके कोई लेन देन होके बंद तो नहीं हो जाएगा? और देखें ये इसमें जो कंप्लेनेंट है वो भी खुद ही है, ये जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कंप्लेनेंट है ये कोई प्राइवेट पर्सन है, इसका नाम है असदुल्ला खान, याकूब खान। तो ये कनाल रोड इलेक्ट्रिसिटी हाउस, ये कोई हैं जो कंप्लेनेंट है, जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च की। प्राइवेट बंदा जिसने कंप्लेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सारी ये एनसीसीए को। लेकिन ये तो स्टेट का मामला है, ठीक है, इसमें ये केस मेरा नहीं ख्याल कि ये बंद होना चाहिए। या सेलिब्रिटीज की वजह से पैसे वगैरह देके कुछ अब इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए तो किसी तरीके से एक एफआईआर कट गई है जिसके ऊपर आपने बहुत बहुत बड़े दावे कर दिए हैं। 35-36 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया है। तो अब एनसीसीए ने अगर एफआईए ने अगर इस एफआईआर को डिस्चार्ज करना है तो कोई स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन तो चाहिए ना, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन अभी तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि कानून जो है वो किसी सेलिब्रिटी को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं देता, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट कोर्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्सन एंड सेलिब्रिटीज और इवन लॉयर्स। सबके लिए एक जैसी अदालतें हैं, सबके लिए एक ही मैकेनिज्म है, और लॉ भी ये कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्राइवेट पर्सन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड इट्स सेलिब्रिटीज। तो ये है कि इसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। ये आमतौर पर ये तासर दिया जाता है कि शायद ये असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन ये मामला आगे जाकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे एलिगेशन बहुत बड़ी है, ये एलिगेशन बहुत बड़ी है। और ये जिस तरह से अब पाकिस्तान का मीडिया जितना विजिलेंट हो चुका है, ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से मामला आगे जाके हाईलाइट होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की कोई बेज़ाब्ती पाई जाएगी। आपके सामने डक्की की एग्जांपल है, वहाँ पे ऑफिसर्स ने पैसे लिए, 7 ऑफिसर कहाँ गए और उनका सिक्का चलता था। एडिशनल डीजी थे सरफराज चौधरी साहब, और रेजिग्नेशन भी उनका एक्सेप्ट हो गया, नौकरी से वो फारग हो गए। और सोशल मीडिया की पावर को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब ये मामला सोशल मीडिया पे आ गया तो आप जैसे लोग इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि एफआईएस में कोई भी उनको ऐसी स्पेस मिलेगी कि इनको रिलीफ दे सकें, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ माहिर कानून एडवोकेट फयाज रामी साहब मौजूद थे। इन्होंने तफसील से हमें इस केस के बारे में बताया, लेकिन अब वक्त बताएगा कि आखिर अब ये केस कहाँ जाता है और इसकी क्या सज़ा होती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।